का पर्पस सोसाइटी को क्या करना है, सेवा देना है, सर्विसेज, समाज सेवा। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम डे टू डे लाइफ में एनजीओ बोलते हैं। एनजीओ स्टैंड फॉर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बोलते जो काम सेवा का कर रहे हैं बट नॉट गवर्नमेंट, सो दैट इज एनजीओ। तो बेटा अभी अब आपको पहला प्रश्न ये आना चाहिए, है ही एनजीओ तो अकाउंट की क्या जरूरत है, प्रॉफिट तो करना नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है देखने की, है कि नहीं? ये प्रश्न आना चाहिए कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ मेरा काम है समाज सेवा, तो मैंने क्यों पैसे गिनने चाहिए कितने आए कितने गए, क्योंकि मेरा काम क्या है, समाज सेवा। फिर क्यों बनाना जरूरी है, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, ओके। और फ्रॉड हो सकते हैं, लोग चोरी उचक के लोग वहां पे भी होते हैं, जैसे सारे एनजीओ में है ही। और बेटा सबसे बड़ा पर्पज ये होता है कि आपको समझे कि एटलीस्ट जेब से तो पैसा नहीं जा रहा है, मतलब समाज सेवा इतनी करो जो समाज से आए और समाज में दे, खुद के जेब से डाल के थोड़ी समाज सेवा होगी। तो एनजीओ को क्या करना होता है बेटा, एक तो बिकॉज ऑफ द लॉ यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे आपको पता है कि जितने भी एनजीओ होते हैं उनको चैरिटेबल कमिश्नर के पास रजिस्ट्रेशन करना होता है। साथ ही साथ इनकम टैक्स का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको रिटर्न्स भरनी पड़ती है, और इनकम टैक्स नहीं होता है एनजीओ पे, लेकिन उसके कुछ रूल्स है बहुत सारे। और आप भी देखो जब आप ये डोनेशन पासेस वगैरह लेते हो तो आपको एटीजी का डिडक्शन मिलता है डोनेट करने के बाद, पता है आपको, कभी सुना है? डोनेट द अमाउंट एंड गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन एटीजी बोल के सुना है कभी? मंदिर, आप गुरुद्वारे कहीं पे भी चले जाओ, एटीजी का बोर्ड लगाया होता है, दगड़ू सेठ को पैसे दो, कोई मस्जिद में पैसे दो, तिरुपति बालाजी में दो, सब जगह एटीजी का बेनिफिट मिलता है। तो उसके लिए उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग कैश सिस्टम फॉलो करते हैं। कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? कैश सिस्टम। जिसके कारण इनके बुक्स ऑफ अकाउंट का जो प्रोसेस है वो ये वाला नहीं है, जर्नल एंट्री, फिर लेजर, फिर आपका ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट। तो इनके बुक्स ऑफ अकाउंट होती है कैश बुक। इनका ट्रायल बैलेंस यानी क्या है बेटा? कैश बुक। कैश बुक का ही नाम क्या होता है बेटा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश बुक का नाम क्या है बेटा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यानी क्या? पैसा आया पैसा गया, दैट इज कॉल्ड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो बेटा अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग मेंटेन क्या करेंगे कि ट्रांजैक्शन तभी लिखेंगे जब पैसा आएगा या पैसा जाएगा, प्रोमिसेस बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। अब क्या हो गया इसका मीनिंग बोलो? प्रोमिसेस बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं होंगे यानी क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेस नहीं होगा ना। अरे इमेजिन करो कि आप क्या कि अभी यहाँ पे गए, किधर? दगड़ू शेठ हलवाई, और जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भैया कुठं फसलो, सीए फाउंडेशन आता काही करा, काढा बाहेर। और अगर मतलब बाहेर काढा म्हणजे पास करा। हम्म? और आप भगवान को दुआ मांग रहे हो कि पास हो गया तो मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ऐसे बोल रहे हो। उतने में पुजारी आया पीछे से, बोले कि आखरा ना, आपका नाम लिख रहा है, पावती बना रहा है, ऊपर लिख रहा है पेएबल बोल के, हैं, और ये करके आपको पावती दे दी, ठीक है। और फिर आप निकल गए। फिर 6 महीने बाद रिजल्ट आ गया, पास हो गए, गलती से रोड से जा रहे थे, कोई बोला अरे प्रसाद मिल रहा है, चलो गए वहां पे, पुजारी भाई ए तुझे 11 रुपए बाकी है, हैं? ऐसे पुजारी करेगा क्या? नहीं। आप जिस दिन पैसा दोगे उस दिन इनकम, इसको बोलते हैं कैश सिस्टम। समझ में आया? बोलते हो आपने आज बिना मतलब के 1000 रुपए दान डाल दिए, और भगवान बोला ओ भगवान ये नेक्स्ट नेक्स्ट 1 अप्रैल के लिए है। हाँ, कब के लिए है? 1 अप्रैल, नया साल चालू होगा ना, तब हमारी एग्जाम है 25-26 में, तब के लिए, अभी खाली एडवांस थे बोल के डाल दिया। तो वो नहीं बोलेगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हाँ, तो वो जब गले में पैसे आए तब उनकी इनकम, और जब पैसा गया तब वो खर्चा। इसको बोलते हैं बेटा कैश सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? कैश सिस्टम। बोलो हमारी दुकान में वैसे नहीं होता, मेरी किराना दुकान है समझो, आज 10 किलो शक्कर कैश में बेची और 90 किलो शक्कर क्रेडिट में बेची, तो दोनों भी मेरे आज के ही सेल है, दोनों का प्रॉफिट भी मेरा आज का ही है, भले और 90 किलो शक्कर का पैसा आया नहीं है, लेकिन प्रॉफिट आज बुक होगा। क्यों? क्योंकि मैं कौन सा सिस्टम फॉलो करता हूँ? मर्केंटाइल। मर्केंटाइल यानी क्या? एक्रूअल। बोलो कैश प्लस क्रेडिट। पर यहाँ पे जो होते हैं एनजीओ में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है? कैश। बोल तो मैं आपको और एक एग्जांपल था, समझो मैं अभी एक क्लास चला रहा हूँ, माय क्लासेस वी आल्सो मेंटेन कैश सिस्टम बेटा। यानी क्या? समझो आज मैंने बोला डेमो लेक्चर है, 100 लेक्चर, 100 स्टूडेंट आ गए,
हर एक की फीस 80,000 में इमीडिएट मैडम को एंट्री करा 80 लाख आली 80 लाख येणार है 80 लाख नहीं करेंगे। आज जितना रुपया रियल में कैश समझो आज 5 लाख है, माई इनकम विल बी 5 लाख। यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो जो रियल में पैसा आता है उसकी एंट्री करो, जो रियल में पैसा जाता है उसकी एंट्री करो। समझो स्टाफ को सैलरी देनी है, मैंने साल भर सैलरी नहीं दी तो कैश बुक में आएगा ही नहीं। मैंने साल में 2 साल की दे दी तो कैश बुक में कितना लिखा हुआ 2 साल की। तो कैश बुक का मतलब ही ये होता है, इट इज इररिलेवेंट whether the transaction is related to current year, last year or next year. If cash comes in and goes out, we record it. It is called receipt and payment account. पर हमको वो जो कैश बुक कैश मेथड से दी है उसको कन्वर्ट करना होता है मर्केंटाइल मेथड में। इसको कन्वर्ट करना होता है बेटा मर्केंटाइल मेथड। अब मर्केंटाइल मेथड यानी हमारे एक्रूअल सिस्टम में तो कैश बुक तो सब रिकॉर्ड कर चुकी है, सब यानी क्या, आज कल और परसों, बोल दो कल आज और कल, बोलो लास्ट ईयर करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। पर हमको उसका सिर्फ इस साल का चाहिए और इस साल के जो पेंडिंग ट्रांजैक्शन है वो भी रिकॉर्ड करने हैं। सो उस पे से जो फाइनल अकाउंट बनेगा। अब मुझे बताओ आप फाइनल अकाउंट में मेजर 3 अकाउंट कौन से बनाते थे? ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट। तो बेटा यहाँ पे भी ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, नो सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता है, तो ट्रेडिंग कट हो गया। दूसरा अकाउंट कौन सा है? पी एंड एल। तो यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट है और उसका नाम बदल दिया। प्रॉफिट का सब्स्टिट्यूट वर्ड इनकम, लॉस का सब्स्टिट्यूट वर्ड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे अकाउंट क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पी एंड एल के आंसर क्या आते थे बेटा हमारे रोज? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है उसको बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं बेटा नेट प्रॉफिट को? सरप्लस। यानी आपकी इनकम ज्यादा और एक्सपेंसेस कम, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे बेटा? सरप्लस बोलोगे। क्या बोलोगे? सरप्लस। ऐसा नहीं बोलते गधे लोग हैं, तुम अपना मैसेज की लैंग्वेज शॉर्टकट है सरप्लस। और अगर लॉस हो गया यानी एक्सपेंसेस ज्यादा और इनकम कम, सर माइनस। सर के ऊपर माइनस नहीं बेटा, उसको बोलते हैं डेफिसिट। क्या बोलते हैं? डेफिसिट, नॉट सर माइनस है। तो सरप्लस यानी क्या? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एंड डेफिशिएंसी या डेफिसिट यानी एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। इज दिस करेक्ट? समझ में आया क्या? तो इसको बोलते हैं बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर होता क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सेम जैसी आपकी है वैसी रहेगी। अब सर ये टॉपिक डिफिकल्ट क्यों है? समझ के लो क्यों डिफिकल्ट है। मजेदार बहुत है और डिफिकल्ट भी बहुत है। पर जैसे सिंगल एंट्री में एंड एंड में थोड़ा जम गया ना, ये भी बाद में ऐसा लगा वाह यार अकाउंट बोल दो कुछ तो चैलेंजिंग किया हमने। तो मेरे सबसे फेवरेट ये दो ही टॉपिक है, सिंगल एंट्री एंड नॉट फॉर प्रॉफिट। अभी इधर ध्यान देना बेटा, बहुत लाजवाब चीज सिखा रहा हूं। क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ रहेगा। अच्छा, जो लोग अभी 12th में है ना उनको तो बोनस 12 मार्क है। यहाँ पे सीख गए ना 12th क्या प्रॉब्लम रहेगा? चिल्लर है। ट्रक सीख गया तो एक्टिवा वगैरह क्या कुछ भी नहीं है, पाई टेकुन चालू होता है। ठीक है अभी देखो, हाँ, अभी देखिए इधर है रिसीट पेमेंट अकाउंट पे से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। और कभी कभी प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी बेटा? ओपनिंग बैलेंस शीट। क्यों बनानी पड़ेगी? कैपिटल अगर गायब है, आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों बनाते थे सिंगल एंट्री में? जब कैपिटल गायब, तो इसमें भी अगर कभी भी कैपिटल गायब रहा तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। खाली उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बोलेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट ही बोलेंगे। अब ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है बेटा, ये 12th क्लास में भी है, सीए में भी है। लेकिन अब सीए तो सीए है, तो वहां पे कभी कभी ऐसे होगा। समझा? बोल तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देंगे, उसपे से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, उसपे से क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है और कभी कभी ओपनिंग बैलेंस शीट भी रहेगी। समझ में आया? और तीसरी टाइप क्या है देखो, वो तो सबसे मजेदार है। देखो, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट देंगे,
क्लोजिंग बैलेंस शीट देंगे और उसपे से क्या बनाने को बोलेंगे, रिजल्ट इन पेमेंट अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कुछ भी पूछ सकते हैं। पर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया आज और कल के लेक्चर में मिलके, तो ये टॉपिक आप जिंदगी में गलती नहीं कर सकते, कभी भी नहीं करोगे, होगी ही नहीं गलती, इतना जबरदस्त टॉपिक। तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, लाल, सबका लाल लाल क्या है, आपने चार वाले एडजस्टमेंट पे पूरा टॉपिक खेलता है ये। कौन से चार, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम और प्री रिसीव्ड। प्रीपेड इनकम, गधे लोग, इनकम कैसे क्या पेड होती है, इनकम प्री रिसीव्ड असते रे गाढ़वानो, प्रीपेड न, इनकम किसी को बोले सुना है क्या, मेरे पास है ना प्रीपेड इनकम है, अरे गधे लोग, एक्सपेंसेस इज पेड, इनकम इज रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड, बरोबर है क्या नहीं, कहते क्या नहीं, कैसे करोगे तुम, हाँ तो इट इज बराबर है कि नहीं, हाँ? वो ऐसे हो रहे हैं, शी सेड, बोलते वो शी को हिम बोले वैसा हो गया ये है, और ही को हर बोले वैसा हो गया, गधे लोग हैं। तो प्लीज, इनकम इज रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड, नॉट प्रीपेड, ओके। तो आप सबको याद है, अभी कॉन्सेप्ट वाइज मैं वापस मीनिंग बता देता हूँ। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चा जिसका हमने उपभोग ले लिया है पर पेड नहीं किया है। जैसे समझो इस क्लासरूम का हर महीना लाइट बिल 10,000 आता है, मैंने साल भर में सिर्फ 1 लाख ही भरा, लास्ट 2 महीने का नहीं भरा है, तो मैंने उपभोग लिया 1,20,000 का, भरा कितना 1 लाख, तो मेरे कैश बुक में दिखेगा कितना 1 लाख, पर मेरी इनकम निकालने के लिए मुझे लेना कितना चाहिए 1,20, तो वो 20,000 क्या हो गया बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। समझे सबको। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, समझो इस जगह का रेंट है 10,000 और मैंने साल भर का रेंट दे दिया 1.5 लाख, तो कैश बुक में 1.5 लाख दिख रहा है, तो P&L में 1.5 लाख जाएगा एक्सपेंडिचर, पर 1.5 लाख तो इस साल का नहीं है, खर्चा कितना यूज किया 12 महीने का 1,20, दिया कितना 1,50, अब उसको एवरेज कर लो, बोलो करेक्ट कर लो, तो कितना माइनस करना पड़ेगा 30,000। हैव यू अंडरस्टैंड दिस, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड। सिमिलरली इनकम, क्लास में बैठे 50 स्टूडेंट, एक की फीस है 50,000, 25 लाख आने चाहिए, पर दिख रहे 20 लाख, तो 5 लाख अभी भी आना बाकी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग इनकम। या क्लास में बैठे 50 स्टूडेंट, आने चाहिए 25 लाख, दिख रहे 27 लाख, 2 लाख ज्यादा दिख रहे, किसी ने नेक्स्ट टू नेक्स्ट अटेम्प्ट भी बुक कर दिया है, तो वो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, तो इट इज प्री रिसीव्ड इनकम। क्या हो गई है, प्री रिसीव्ड इनकम। यहां तक क्लियर है। अब मैंने आपको लाल में क्या सिखाया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, ऐड, और देना है तो वो क्या होती है, लाइबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, माइनस, और आना है यानी क्या होता है बेटा, एसेट। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग इनकम क्या करता है, ऐड, और दूसरा इफेक्ट बोलो बेटा, एसेट, आने हैं। प्री रिसीव्ड इनकम ज्यादा आ गई, क्या होगी, माइनस, और लोगों के पैसे ज्यादा आ गए तो वापस करना है, लाइबिलिटी। अब इस टॉपिक में ये एडजस्टमेंट पिछले साल की भी आती है, पिछले साल यानी नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर। तो अब लास्ट ईयर का आ गया तो डरने का नहीं, खाली सिंबल अपोजिट कर दो। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को मैंने अभी क्या बोला था, प्लस, तो अभी अगर ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो स्क्वायर रूट, माइनस, क्या करने का बेटा, माइनस है, ओके। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या बोला, माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग इनकम को क्या बोला, ऐड, तो लास्ट ईयर का क्या होगा, माइनस। सिमिलरली प्री रिसीव्ड इनकम को क्या बोला था, माइनस, या लास्ट ईयर का क्या होगा, प्लस। सर उसका दूसरा इफेक्ट सेम लाल ही होता है, ऐसे थोड़ी होगा कि अकाउंट में पिछले साल लाइबिलिटी थी अब एसेट हो गया, कॉन्सेप्ट विल बी सेम। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी रहेगा, आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट ही रहेगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट ही रहेगा, प्रीसीड इनकम लाइफ, पर वो कहाँ की रहेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट। कहाँ की रहेगी, क्योंकि वो लास्ट ईयर की है। समझ में आएगी नहीं, ओके। तो ये अगर आपको बेस समझ में आ गया, अच्छा मैं आपको लॉजिकली भी समझा सकता हूं कि ये प्लस ही, अभी जैसे बता ना, प्लस क्यों आउटस्टैंडिंग, क्योंकि कम दिख रहा था, प्रीपेड माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ज्यादा दिख रहा था, इनकम आउटस्टैंडिंग ऐड क्यों हुई, क्योंकि वो कम दिख रही थी, प्री रिसीव्ड क्या थी, ज्यादा दिख रही थी। फिर पिछले साल का सर क्यों अपोजिट करते हैं, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। समझो बेटा, मैंने इस साल सैलरी कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं रखी है, मेरे पास स्टाफ है, उसकी पगार है 10,000 पर मंथ, कितनी है बेटा, 10,000 पर मंथ, तो मेरे पेमेंट साइड में सैलरी कितनी दिखनी चाहिए, 1,20,000 दिखनी चाहिए,
पर मेरे पेमेंट साइड में दिख रही है 1,30,000। कितनी दिख रही है? 1,30,000। और मैं बोल रहा हूं ना इस साल कुछ आउटस्टैंडिंग है ना कुछ प्रीपेड है। क्या बोल रहा हूं मैं? ना इस साल कुछ आउटस्टैंडिंग है ना कुछ प्रीपेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो बेटा, 10,000 पर मंथ सैलरी है कि नहीं? तो पेमेंट साइड में कितनी दिखनी चाहिए इस साल? 1,20,000। मैं बोल रहा हूँ 1,30 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 1,30। और मैं आपको उसके बाद बोल रहा हूँ इस साल ना कुछ आउटस्टैंडिंग है ना प्रीपेड है। फिर क्या हुआ होगा? दिमाग लगाओ। अरे तभी सीखोगे ना। नहीं समझ में आ रहा है तुमको? अरे बेटा, मैंने इस साल, मैं बोल रहा हूँ आप सबको, कैश बुक में मैंने मेरे स्टाफ को 1,30,000 पगार दिया। कितना पगार दिया? कितना दिया? 1,30,000। और मैं बोल रहा हूँ मेरे स्टाफ की सैलरी 10,000 पर सूर्य। बेटा आप भी बता सकते हो ऑनलाइन, एक ही सिंसियर स्टूडेंट है। चलो बोलो। हाँ, बोल तो इस साल मैंने 31 दिया है। इस साल मैं आपको बोल रहा हूँ ना कुछ भी बाकी है ना कुछ एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब पिछले साल का बाकी होगा। अब पिछले साल का बाकी होगा तो ये 130 में इंक्लूड है कि नहीं? तो उसमें से क्या होगा? माइनस, क्योंकि वो इस साल का नहीं है। इसलिए पिछले साल का आउटस्टैंडिंग क्या होता है? क्या होता है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग? माइनस। समझ में आया? और गंदा एग्जाम्पल सुन लो। समझो बेटा, इस साल मेरी सैलरी दिख रही है 1,00,000। कितनी दिख रही है? 1,00,000। और मैं बोल रहा हूँ इस साल कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है, प्रीपेड नहीं है। फिर क्या हुआ होगा? पिछले साल क्या रहा होगा? प्रीपेड होगा। पिछले साल ऑलरेडी इस साल का देके रखा होगा 20,000। तो वो क्या होगा यहाँ पे आके? ऐड, क्योंकि मुझे एक 20 करना है। समझ में आया? अपोजिट सिंबल क्यों होता है? आप लॉजिकली समझा या नहीं समझा? मैं 12th में तो ये समझा था, मैं इधर प्लस इधर माइनस कर दो। पर अभी आपको समझा लॉजिक क्या है? क्योंकि इस साल का आउटस्टैंडिंग यानी अभी तक नहीं हुआ है इसलिए ऐड कर दे। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग यानी अभी के कैश में वो इंक्लूड है इसलिए माइनस कर दे। प्रीपेड है, इस साल ज्यादा हो गया इसलिए माइनस कर दे। पर पिछले साल का दिया हुआ है पर इस साल काउंट नहीं हुआ है इसलिए प्लस कर दे। सेम विद द इनकम। समझ में आया? आया ना? बोलो। अब बेटा, ये जो पूरा टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक चलता है इन दो शब्दों पे। और वो दो शब्द जिस दिन आपको समझ गए, आप जी लिए। कौन से दो शब्द है बेटा? कैपिटल एंड रेवेन्यू। अगर ये आपको समझ में आ गए तो आप लड़ाई जीत चुके हो। कैपिटल इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जैसे हमारे पास पैसा आता है, रिसिट। दो प्रकार की होते हैं, कैपिटल रिसिट, रेवेन्यू रिसिट। पैसा जाता है तो दो प्रकार से जाता है, कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट। कोई बता पाएगा? हाँ, मुझे पहले कैपिटल रेवेन्यू का डिफरेंस बताओ। देखो, बार बार देखो, हजार बार देखो, दैट इज रेवेन्यू। हाँ, कभी तो नजर मिलाओ, दैट इज कैपिटल। समझ में आया आपको? जो कभी तो होगा वो क्या है? कैपिटल। जो बार बार होगा, मैंने अभी रिसिट का एग्जांपल, मैंने आज बैंक से 1 करोड़ रुपया लोन लिया, क्या है? कभी तो नजर मिलाओ, कैपिटल। पर मुझे आज फीस मिली बच्चों से, बार बार रेवेन्यू रिसिट। सिमिलरली, मैंने कार परचेस की, बिल्डिंग परचेस की, बोलो, कभी तो करूंगा। और मैंने सैलरी दी स्टाफ को, लाइट बिल भरा, बोलो, रेवेन्यू। अभी आपका एग्जांपल, आपके पापा ने आज घर से निकलते बोले 1,00,000 लेके जा एक आईफोन ले ले, कैपिटल। और बोले ले 50 रुपए गाड़ी में पेट्रोल डाल। ऐसा बोले 50 ले, आप जिंदगी भर मत मांगना, जा जी ले अपनी जिंदगी। है? समझ में आ रहा है फर्क? पक्का आया ना? तो ये कैपिटल और रेवेन्यू का डिफरेंस जिस दिन समझ गया, उस दिन आधा टॉपिक इजी हुआ, क्योंकि कैपिटल आइटम गोज टू बैलेंस शीट, रेवेन्यू आइटम गोज टू इनकम एक्सपेंडिचर। आया ना? क्योंकि रेवेन्यू हमारे खर्चे है, रेवेन्यू हमारी इनकम है। अभी समझो मैंने लोन लिया और मैं बोलूंगा है आज अपनी बहुत इनकम हो गई, 1 करोड़ लोन लिया, बोलूंगा क्या? लेकिन स्टूडेंट आके फीस भरे, क्लास का रेंट मिला, एफडी का इंटरेस्ट मिला, नोट्स बेच के पैसे मिले, टेस्ट सीरीज के पैसे मिले, ये सब क्या है मेरे लिए? रेवेन्यू। समझ में आया? पर मेरे गांव में एक जमीन थी, वो बेच के पैसा आ गया, कैपिटल। आते आते गाड़ी बेच दी, बोलो, मोबाइल बेच दिया, क्यों? मैं मोबाइल दुकान है माझी गाड़वान में। हाँ, बोलो क्या रहेगा? कैपिटल। समझ में आया? बच्चे की स्कूल की फीस भरी मैंने, बोलो, किराना वाले को पैसे दिए, प्रोजेक्टर परचेस किया, कैपिटल। इसमें सेल डाले,
रेवेन्यू मार्कर लाया, समझ में आ रहा है अब? तो जो खर्चा बार बार होता है, चाय लाने को बोला ओंकार, आज लाया ही नहीं, रेवेन्यू बराबर है। ओंकार को बोला अभी एक काम कर, चाय ऑफिस में बनाएंगे, गैस की सिगड़ी ला ले, वेरी गुड, समझ में आ रहा है? तो जो बार बार होगा वो रेवेन्यू, जो कभी तो होगा वो कैपिटल। कैपिटल गोज इन बैलेंस शीट एंड रेवेन्यू गोज इन इनकम एक्सपेंडिचर। बस इतना बेस समझ गया ना, ये टॉपिक धुआ है एकदम, मजा आएगा। पर बहुत अच्छा टॉपिक है, फॉर द नॉलेज पर्पज इट इज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब सिंगल एंट्री का एक्सट्रीम लेवल। और ये दो टॉपिक समझ गए तो जिंदगी में अकाउंट से कभी नफरत ही नहीं हो सकती, और नहीं समझे तो कभी प्यार भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे। प्लीज डोंट मिस टुमारोज लेक्चर एट एनी कॉस्ट। कल मिस हो गया तो फिर आप 5 दिन की छुट्टी ले सकते हो, समझेगा ही नहीं कुछ, आके क्या करो। काय बेटा? हो पण फार वर्ष झालं ना बेटा त्याला 11वीला। चलो बाय बेटा। मैम का 12:30 को लेक्चर है, 12:30 से 2 मैम, 2 से 2:30 ब्रेक।